एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड का संविधान के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए पॉलिटिकल साइंस के, उसका आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान यदि अच्छे से आपको समझना है, जानना है, इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में, तो टोटल ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, समझने होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या मैं कह रही हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। 6 चैप्टर जो है स्विस न्यायपालिका, संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं, इस वीडियो में आप लोग को इसकी जानकारी मिलेगी। स्विस जुडिशरी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जुडिशियल अथॉरिटीज़। और यदि इस बुक का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हेंस हुबर नाम के एक विद्वान थे, उनका कहना था, उनके अनुसार स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय, नवीन संविधान द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। स्विट्ज़रलैंड की जो नई संविधान है उसके द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था, उसके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में संघीय न्यायाधिकरण फेडरल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान संविधान यानी जो नया संविधान है स्विट्ज़रलैंड में, उसके द्वारा संघीय न्यायाधिकरण के स्थान पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 188 से 191C तक में इन न्यायिक सत्ताओं की रचना तथा क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति है? अनुच्छेद 188 में इस संबंध में 3 बातें कही गई है। पहली, संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है, ठीक है। इसका गठन और इसकी प्रक्रिया कानून यानी संघीय संसद द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानून से निर्धारित होगी। और तीसरी बात है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासन की स्वयं ही व्यवस्था करेगा। यदि रचना की बात करें संघीय सर्वोच्च न्यायालय की, तो संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद द्वारा कानून के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अतः संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आदि बातें संघीय संसद द्वारा निश्चित की जाएंगी। संविधान में केवल यह कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। स्विस न्यायालयों में नियमित न्यायाधीशों के साथ वैकल्पिक न्यायाधीशों अल्टरनेट जजेस भी होते हैं। नियमित न्यायाधीश द्वारा अपना कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके स्थान पर वैकल्पिक न्यायाधीश यानी अल्टरनेट जजेस द्वारा कार्य किया जाता है। इन सभी न्यायाधीशों को संघीय संसद 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। न्यायाधीशों के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और परंपरा के अनुसार न्यायाधीश जब तक इस पद पर कार्य करना चाहे पुनः निर्वाचित होते रहते हैं। इस संबंध में कोई आयु संबंधी प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायाधीश उस वर्ष त्यागपत्र दे सकते हैं जिस वर्ष उनकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। उस पुनर्निर्वाचन के आधार पर न्यायाधीशों के निरंतर अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निर्वाचन की पद्धति को अपनाने से न्यायिक स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे राजनीतिक प्रभाव में कार्य करते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में पुनर्निर्वाचन की परंपरा अपनाए जाने के कारण यह आशंका लगभग समाप्त हो गई है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रधान तथा एक उप प्रधान होता है, जिनका निर्वाचन संघीय संसद द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रधान या उप प्रधान पद पर तुरंत ही दूसरी अवधि के लिए इनमें से किसी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है, वो इस प्रकार है। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल यह कहा गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा यानी संघीय संसद का प्रथम सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है।
केवल यह प्रतिबंध है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। यद्यपि न्यायाधीश के पद के लिए कानूनी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, किंतु व्यवहार में न्याय संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होते रहते हैं। एक विधि के अनुसार दो निकट संबंधी न्यायालय के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक परंपरा यह भी स्थापित हो गई है कि मुख्य राजनीतिक दलों एवं प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक धर्मों तथा तीनों मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधियों को न्यायालय में स्थान दिया जाता है। वेतन आदि, सैलरी एक्सेट्रा। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते आदि संघीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता, वरन उन्हें सेवा काल के दिनों में भत्ता मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। पेंशन की मात्रा और शर्तें संघीय संसद द्वारा तय की जाएंगी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान वार्ड कैंटन की राजधानी लासेन नगर है। सभी न्यायाधीशों को वहीं रहना होता है, परंतु राजनीतिक और नागरिक अधिकार उन्हें उस कैंटन से प्राप्त होते हैं जिसके वे निवासी हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए ना तो संघीय सरकार या कैंटनों की सरकारों के अधीन कोई नौकरी कर सकते हैं और ना किसी निजी व्यवसाय या उद्योग का संचालन कर सकते हैं। क्षेत्र अधिकार, ज्यूरिडिक्शन। अनुच्छेद 189 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या क्या है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अग्र अंकित के उल्लंघन पर क्षेत्र अधिकार प्राप्त होगा। संघीय कानून, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, कैंटनों के आपसी संबंधों में संबंधित कानून, कैंटनों के संवैधानिक अधिकार, म्यूनिसिपैलिटीज़ की स्वायत्तता और कैंटनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं को प्रदत्त गारंटियाँ, और संघीय और कैंटनों के प्रावधान और राजनीतिक अधिकार। राज्य मंडल और कैंटनों के बीच विवाद। राज्य मंडल और कैंटनों के बीच तथा कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक कानून से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 189 के उपयुक्त प्रावधान का आशय यह है कि अनुच्छेद 189 में वर्णित उपयुक्त 6 स्थितियों के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होंगे, अभी जो मैंने 6 स्थितियाँ आपको बताई, यदि इससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होंगे, उन विवादों की सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाएगी। कानून के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्य बातों के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है। संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपने निर्णय देंगी। आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, प्रोविजन फॉर पार्शियल जुडिशियल रिव्यू। संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में एक विशेष बात यह है कि अमेरिकी संघ के सर्वोच्च न्यायालय के समान स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अर्थों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है, वरन उसे यह शक्ति आंशिक रूप से ही प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों की विधियों और कैंटनों की सरकारों के कार्यों की इस आधार पर जांच कर सकता है कि वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं हैं, और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन इसे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात वह संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। यह बात संविधान के अनुच्छेद 189(4) से नितांत स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन न होने की
कुछ पक्षों द्वारा आलोचना की गई है। उदाहरणार्थ, डाइसी इसे संविधान निर्माताओं की विफलता और संवैधानिक त्रुटि बताते हैं, लेकिन वास्तव में यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। स्विस नागरिक अत्यधिक प्रजातंत्रवादी हैं और वे जन इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। इसी कारण उनके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को नहीं अपनाया गया है। हैंस हुबर ने उचित रूप में लिखा है कि समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग लोकतंत्र अर्थात जनता की इच्छा के पालन को संवैधानिक अर्थात संविधान की इच्छा के पालन से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड में जो अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं हैं उनकी क्या स्थिति है? फॉर द फेडरल जुडिशियल अथॉरिटीज इन स्विट्जरलैंड, संघीय फौजदारी न्यायालय। राज्यमंडल द्वारा एक संघीय फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा उन फौजदारी मामलों के परीक्षण न्यायालय ट्रायल कोर्ट के रूप में कार्य किया जाएगा जो कानून के अनुसार संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कानून के आधार पर इस संघीय फौजदारी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि की जा सकती है। अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं। राज्यमंडल के द्वारा अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा संघीय प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित सार्वजनिक कानून से जुड़े विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। कानून के आधार पर अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। कैंटनों की न्यायिक सत्ताएं। कैंटनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा दीवानी और फौजदारी तथा सार्वजनिक कानून से संबंधित विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। कुछ कैंटन मिलकर साझी न्यायिक सत्ताओं कॉमन जुडिशियल अथॉरिटीज की स्थापना भी कर सकेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1991 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। सभी न्यायिक सत्ताएं अपने न्यायिक कार्यों के संपादन में स्वतंत्र होंगी तथा उन पर केवल कानून का प्रतिबंध होगा। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से तुलना। कंपैरिजन ऑफ स्विस फेडरल सुप्रीम कोर्ट विद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। स्विट्जरलैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के ही समान संघात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण यह सोचा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के ही समान होगा, लेकिन वस्तुतः दोनों के संगठन और शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर है जिनका अध्ययन आगे किया जाएगा। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन में क्या भिन्नता पाई जाती है, चलिए जानते हैं। डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय सभा करती है, लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कम से कम संवैधानिक दृष्टि से इन दोनों न्यायालयों के कार्यकाल में भी अंतर है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर आसीन रहते हैं, परंतु स्विस संघीय न्यायालय के न्यायाधीश केवल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, परंतु व्यवहार में पुनर्निर्वाचन की परंपरा होने के कारण स्विस न्यायाधीशों का कार्यकाल भी वस्तुतः सदाचार पर्यंत हो गया है। अमेरिकी संविधान का मूलभूत सिद्धांत शक्ति पृथक्करण है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक रहते हुए अपना कार्य करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए पदाधिकारी होते हैं, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। यह न्यायालय संघीय संसद के अध्यक्षण में कार्य करता है और इसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त स्विस संघीय न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अपने कोई पदाधिकारी नहीं होते हैं। अधिकार क्षेत्र में भिन्नता। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो भिन्नता पाई जाती है वो इस प्रकार है। संगठन की अपेक्षा अधिकार क्षेत्र के संबंध में भी भिन्नता अधिक महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक क्षेत्र में
इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायालय को प्रशासनिक न्याय संबंधी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। वहाँ प्रशासनिक विवादों के संबंध में निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा दिया जाता है, परंतु स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय को प्रशासनिक विवादों के संबंध में अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। संवैधानिक क्षेत्र में भी स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अंतर पाया जाता है। एक राज्य के सर्वोच्च न्यायालय और विशेषतया संघ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की अपेक्षा संवैधानिक अधिकार क्षेत्र ही अधिक महत्व रखता है और संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत अधिक उच्च है। ठीक है, किसकी स्थिति उच्च है? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत अधिक उच्च है, हाई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसने इसे संविधान के संरक्षक की स्थिति प्रदान कर दी है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों या राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों अथवा संघीय या राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता के आधार पर जांच करता है और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो अवैध घोषित कर सकता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और इसके कारण न्यायपालिका ने समस्त प्रशासनिक तंत्र में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सर्वोपरि सदन कहा जाता है और हुज जैसे व्यक्ति स्थिति की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत हैं, किंतु संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को केवल कैंटनों के संबंध में ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। स्विस नागरिक संवैधानिकता की अपेक्षा प्रजातंत्रात्मकता के अधिक भक्त है और स्विस लोगों की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक सीमित है और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अत्यधिक हीन है।